बोलना मना है। जी हाँ, अमृतकाल में लोकतंत्र की अम्मा के भीतर इसी फार्मूले से भाजपाई सत्ता चल रही है कि कुछ भी होता रहे, खुला खेल फरुख्खाबादी होता रहे, मगर आप मुंह मत खोलिए, सवाल मत करिए, क्योंकि बोलना मना है। अभी हाल ही में हमने देखा, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार दोनों सदनों के सांसद रहे दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और भाजपाई सिस्टम पर सवाल उठा दिया। राज्यसभा सांसद के लिए कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के मामले में किस तरीके से अमृतकाल की तमाम संस्थाओं ने काम किया है, वो हम सबके सामने है। तो जब सारा कांड हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले टाल दिया, फिर खारिज कर दिया, तो दिग्विजय सिंह ने सब पर मिलजुल कर चोरी करने का आरोप लगाया। हालांकि आरोप लगाते हुए उनका जो भाव था वो दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति, हमारी व्यवस्था के प्रति वो कितना सम्मान रखते हैं। मगर अब भाजपा इस सिस्टम दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही चाहता है। जी हाँ, इंदौर के महापौर ने सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र के वकील को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की डिमांड किया है। क्या क्या कहा गया है वो तो समझेंगे ही। इसके साथ ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की, जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन केस में पहले मामले को टाला और फिर सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और उनके बेटे का मामला जब हम देखते हैं तो यहाँ भी आरोप दिल्ली वाले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जैसा नजर आता है। यानी पिता सुप्रीम कोर्ट में वकील और बेटे को उसी सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार का वकील बना दिया गया। मगर जिस तरीके से कथित रूप से नियमों में बदलाव करके, नियमों को टाल मटोल करके करंट की स्पीड से सुनवाई हुई, कार्रवाई हुई, वो सब सवालों के घेरे में है। और यहीं से बात निकलती है कि न्यायिक जीवन के मूल्यों का क्या होगा। यानी जजों के लिए जो नैतिकता की 16 लाइनें लिखी गई थी उसका क्या होगा। एक तरफ इतने सारे विवाद हैं, दूसरी तरफ यदि कोई सवाल कर दे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता। ये पूरी कहानी अमृतकाल को एकदम आसान भाषा में परिभाषित करती है, इसलिए एकदम टकटकी लगा कर देखते जाइए और अमृतकाल का आनंद लेते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में हमने देखा, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया गया। भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ कुछ मामला है, इन्होंने छुपा लिया। चुनाव आयोग के अफसर ने तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। एक मामूली सी नोटिस थी और उस नोटिस से उम्मीदवारी पर कोई असर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरह की किसी नोटिस का रिकॉर्ड बताना जरूरी नहीं होता है। और तो और बाद में पता चला कि तेलंगाना की कोर्ट ने न सिर्फ नोटिस को वापस लिया, बल्कि मीनाक्षी नटराजन और अन्य को जिस मामले में नोटिस दिया गया था उस पूरी याचिका को ही वापस ले लिया गया। यानी अब तक ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मीनाक्षी नटराजन चूंकि कांग्रेस की उम्मीदवार थी, वो जीत सकती थी, राज्यसभा में कांग्रेस की एक सीट बढ़ सकती थी। शायद इसलिए भाजपा इस सिस्टम और कथित रूप से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलकर इनकी उम्मीदवारी खारिज कर दिया और फिर बुलेट की स्पीड से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। यहां से एक फार्मूला समझ में आया कि उधर कांग्रेस अपने विधायकों को भाजपा की लूट और चोरी से बचाने के प्रयास में थी, इधर भाजपा इस सिस्टम ने कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज करवा दिया। यानी वोटर लिस्ट से लेकर विधायक सांसद तोड़ने खरीदने तक, विधायक चुराने से लेकर पर्चा खारिज करवाने तक पूरी व्यवस्था भाजपा को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। इसके बाद कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते रह गए, कोई जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट भाग कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कह दिया कि आज नहीं कल सुनेंगे, तब तक भाजपा का MP बन चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ऐसे सुनवाइयों नहीं करेंगे, आप चुनाव याचिका लगाइए। बाकी चुनाव याचिकाओं का इस देश में क्या होता है इसके बारे में हम क्या कहें। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने ही कह दिया और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि आपने 6 साल तक बिना मतलब मामले को लटकाए रखा और अंत में सवालों को खुला छोड़ दिया, कोई जवाब तक नहीं दिया। इस तरह से तो चुनावी लोकतंत्र ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। बाकी मैं पहले भी कई बार यह सिस्टम आपको समझा चुका हूं कि पहले चुनाव लूट लो, चोरी करो, डकैती करो, घपलेबाजी करके चुनाव जीत लो। चुनाव आयोग शिकायतों पर कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो तो खुलेआम चोरी करवा रहा है, उसमें शामिल है। ऐसे आरोप आए दिन लग रहे हैं। इसके बाद रास्ता बचता क्या है? अदालत का। अदालत में चुनाव याचिकाएं जाएंगी और तब तक फैसला नहीं आएगा जब तक कि उस फैसले का कोई भी अर्थ रह जाए। ज्यादातर राजनीतिक पदों का कार्यकाल 5 साल या राज्यसभा के मामले में 6 साल होता है। 5-6 साल बाद फैसला आए ना आए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर यही अदालतें कहेंगी कि अब तो कोनो मतलब नहीं है, बहुत देरी हो गई है, छोड़िए। यानी विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी इसी मामले में जब कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जब ये कहा गया कि हम लोग चुनावी चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखेंगे, तब भी मैंने सवाल उठाया था
कि बिहार एसआईआर और पश्चिम बंगाल के एसआईआर को देखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि चुनावी मामलों में आपको वहां जाना चाहिए? भरोसा तो छोड़िए, उम्मीद भी बची है क्या? आप पत्र लिखना चाहते हैं, उन्हें पत्र लिखना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया के इतिहास में शायद सबसे बुरे ढंग से लोगों का संवैधानिक अधिकार छीन लिया, लाखों लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया। आप उनसे लोकतंत्र बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब इतना सारा कांड हो गया तो मीडिया वालों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल किया। उन्होंने कहा कि इसमें सरेआम चोरी हुई है, न केवल राज्य बल्कि केंद्र भी इसमें शामिल है, चुनाव आयोग भी शामिल है, और मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम लेने से पहले दिग्विजय सिंह की जबान लड़खड़ाती है, उनके हलक सूख जाते हैं, उनका चेहरा देखकर महसूस होता है कि बहुत मजबूर होकर वो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं चोरी करने का। कभी कभी ऐसा होता है जब आप कुछ बोलना नहीं चाहते और आपको बोलना ही पड़ता है मजबूरी में, यानी आत्मा और जबान में फर्क होता है, तो शरीर के कुछ हिस्से साथ नहीं देते। वही हाल दिग्विजय सिंह का नजर आया। भीतर से टूटकर उन्होंने कहा कि मुझे कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है, सबने मिली जुली चोरी किया है। जब मालूम था कि 4 बजे के बाद हमारी याचिका का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने टाला क्यों, तुरंत सुनवाई क्यों नहीं की? अब इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने दिग्विजय सिंह के इन बयानों की शिकायत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पत्र लिखकर किया और कहा है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत आपराधिक अवमानना का केस चलाया जाए। ये बयान उन्होंने जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर जानबूझ कर दिया है। बात तो बिल्कुल सटीक है। दिग्विजय सिंह ने जो बोला है वो सोच समझकर ठहराव के साथ बोला है, और सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि उन्हें बोलना पड़ा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने न्यायपालिका पर सीधा और सुनियोजित हमला किया है ताकि जनता का भरोसा उड़ जाए। बाकी जनता को कितना भरोसा रह गया है इसका अंदाजा आप जनता ही लगाइए, क्योंकि बताने की हैसियत में तो छोड़ा नहीं गया है। आगे इनका कहना है कि दिग्विजय सिंह के बयान ने अदालत की गरिमा को नीचा दिखाने और बदनाम करने का काम किया है। अब यहीं पर मुझे एक कहानी याद आती है। लगभग 2-2.5 दशक पहले जब इंटरनेट तक पहुंच बहुत कम थी आम आदमी की, सीडी डीवीडी भी नहीं आया था, तब वीसीआर चलता था। गांव में भाड़े पर वीसीआर और टीवी लाके लोग फिल्में देखा करते थे। हमारे यहाँ भी भाड़े पे लाया गया था, लेकिन समस्या ये थी कि 2 ही फिल्मों की कैसेट मौजूद थी। एक फिल्म थी राजा और दूसरी थी बाजीगर। अब चूंकि ऑप्शन था नहीं तो इन्हीं 2 फिल्मों को हम लोग दिन भर देखा करते थे, 85 बार देख लिए थे गर्मी की छुट्टी में। जबकि आज हालात ये हो गए हैं कि इतनी सारी फिल्में और वेब सीरीज मौजूद हैं कि कौन सा देखें ये चुनने में घंटों बीत जाते हैं और देख नहीं पाते। बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि कहाँ की बात कहाँ लेके घुस गए, तो मसला ये है कि जो फिल्म थी राजा उसमें एक गीत हुआ करता था, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। सवाल है कि क्या वही हाल आपको भाजपा इस सिस्टम के भीतर नजर नहीं आता? दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन बुरा किसको लग गया, चोट किसको पहुंच गई? भाजपा के नेताओं को। मानो सुप्रीम कोर्ट की साख बचाने का ठेका इन्हीं को मिला है टेंडर। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की अदालतें और हमारे जज इतने कमजोर हैं कि उन्हें भाजपाइयों की जरूरत है? सवाल ये भी है कि जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार बताया था, तो कितने भाजपाई नेताओं ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा? जब कथित रूप से इसी विचारधारा के एक वकील ने पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई, जो कि दलित समुदाय से आते थे, उन पर जूता फेंक दिया भरी कोर्ट में, तो उस मामले में क्या हुआ? बहरहाल चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है वाली कहानी कुछ समझ में नहीं आती। अब इस मामले में दिग्विजय सिंह का कहना है कि कोई बात नहीं, मेयर ने जो पत्र लिखा है मैं उसका स्वागत करता हूं, अरे इसी बहाने मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा जी। वैसे एक सवाल तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की ताकत होती है। अगर उन्हें लगेगा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत कहा है तो वो खुद ही संज्ञान लेंगे, नोटिस जारी करेंगे और कहेंगे दिग्विजय सिंह जी आइए कभी हवेली पर। उसके लिए पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाइए उस फैसले पर जिसके तहत कथित रूप से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला। ये मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस AS चंदुरकर की बेंच में गया था, जिन्होंने पहले तो मामले को 1 दिन के लिए टाला, फिर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और कहा कि इलेक्शन पिटीशन लेकर जाइए। अब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और उनके बेटे को लेकर लंबे समय तक जो विवाद चला है, भाई भतीजावाद और परिवारवाद का, उसको समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं, इनके बेटे पद्मेश मिश्रा को लेकर विवाद तब पैदा हुआ जब राजस्थान हाईकोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल इन्हें सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया। आप अपनी स्क्रीन पर इन कागजों को एकदम निहारते जाइए। 20 अगस्त 2024 को इन्हें राजस्थान सरकार का पैनल
लॉयर सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद 23 अगस्त 2024 को उनकी पैनल लॉयर वाली नियुक्ति को वापस ले लिया जाता है और उसी दिन यानी सेम डे 23 अगस्त 2024 को ही उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली बनाया गया। आप इन तीनों कागजों को एक साथ निहार लीजिए। अब सवाल यह है कि विवाद क्यों पैदा हुआ। दरअसल इनके खिलाफ एक याचिका गई हाई कोर्ट में। आरोप लगाया गया कि राजस्थान की जो स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 थी, उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल बनने के लिए 10 साल वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि पद्मेश मिश्रा के पास लगभग खाली 5 साल का अनुभव था। इतना ही नहीं, 23 अगस्त 2024 को ही सरकार ने पॉलिसी क्लॉज 14.8 जोड़ा और इसमें कह दिया गया कि सरकार किसी भी वकील की एक्सपर्टीज को देखकर उसे किसी भी सरकारी वकील के पद पर नियुक्त कर सकती है। यानी नियम बदलकर कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे को बेहद कम अनुभव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ही एडिशनल एडवोकेट जनरल राजस्थान बना दिया गया। यह आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया था। जयपुर के वकील सुनील संदरिया ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि यह नियुक्ति मनमाने ढंग से हुई है, नियमों के खिलाफ है और पक्षपातपूर्ण हुई है। यानी इनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जज हैं, उनके बेटे पद्मेश मिश्रा को राजस्थान सरकार की तरफ से उसी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनाया जा रहा है और बनाने में भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। जानबूझकर केवल उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियम ही बदल दिया गया। अब आप याद करिए, अमृतकाल में लगातार यही व्यवस्था चल रही है। बड़े बड़े सत्ता प्रिय सेठों को यानी प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठों को ठेका देने के लिए ठेके के नियम बदल दिए जाते हैं। बड़े बड़े ठेके औने पौने दाम पर इधर उधर 3, 5, 18 करके थमा दिए जाते हैं। और यहाँ तो बात केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनाने की है। अमृतकाल में तो देश में 56 हाई कोर्ट जजों को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है। और कौन सी एक्सपर्टीज देखी जाती है किसी को अता पता नहीं है। समझने वाली बात यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले तो राज्य सरकार और पद्मेश मिश्रा से जवाब मांगा, बाद में दूसरे जज आए और उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया तथा जो तर्क पद्मेश मिश्रा और सरकार के पक्ष का था उसे चुपचाप स्वीकार लिया गया। कह दिया गया कि 10 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य शर्त नहीं है, ये कोई कठोर कानून नहीं है बल्कि गाइडलाइन है। अब खबरदार कोई ये नहीं पूछेगा कि गाइडलाइन है तो काहे के लिए है, टुकुर टुकुर देखने के लिए। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जिन्हें कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया, उन्हें भला कौन रोक सकता है। ये मामला साल 1.5 साल तक चलता रहा, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। अब यहाँ मूल सवाल यह है कि एक तो कथित रूप से नियम बदल के जजों के बेटों को सरकारी व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, यानी कहीं न कहीं उन्हें सरकारी लाभ पहुंचाया जा रहा है। हूबहू ऐसा ही आरोप दिल्ली हाईकोर्ट की महिला जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के मामले में भी लगा था। पता चला कि उनके बच्चों को भी कम अनुभव के बावजूद सरकारी पैनल में शामिल कर लिया गया और उन्हें हजारों केस दिए गए। कुछ ही सालों में हजारों, 5-6 हजार दिया गया था, जबकि उनसे ज्यादा सीनियर और काबिल वकील बैठे बैठे टुकुर टुकुर मुंह ताकते रहे। वही कहानी यहाँ भी है। वैसे एक मामला यह भी है कि इसी देश में तमाम जजों ने जब उनके बच्चे संबंधित न्यायालय में प्रैक्टिस करने आते हैं वकील के रूप में, तो बहुत सारे जजों ने अपना ट्रांसफर करवा लिया कि कोई आरोप न लग जाए। लेकिन यहां देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के बेटे को कथित रूप से नियम बदल के कम अनुभव होने के बाद भी राजस्थान की सरकार एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाती है। सवाल यह नहीं है कि पिता पुत्र सुप्रीम कोर्ट में कितनी ईमानदारी दिखा पाएंगे, क्या इनके रिश्तों का कोई असर होगा या नहीं। सवाल यह है कि इससे न्यायपालिका की छवि का क्या होगा। क्या यह घटना स्वतंत्र छवि का घोतक है। जिन बीजेपी के लोगों को न्यायपालिका के सम्मान और छवि की चिंता सता रही है, जोर जोर से आ रही है, क्या वो बताएंगे कि ऐसी कहानियां जब जनता में जाती हैं तो न्यायपालिका के भरोसे को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। वैसे सत्ता पक्ष से सवाल करने का कोई अर्थ तो बनता नहीं है, क्योंकि वहां अब कोई भी लोकतांत्रिक शर्म या हया बची नहीं है। सवाल विपक्ष से है। सवाल विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी आप खुलकर इन मामलों पर नहीं बोलेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि देश की न्यायपालिका में बैठे बहुत सारे जज, सबको नहीं कहेंगे लेकिन बहुत सारे जजों को रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज की 16 मुख्य बातें याद दिलाने की जरूरत है, जहां कहा गया था कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। जजों को क्लब, सोसाइटी या एसोसिएशन के चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। जज को बार के सदस्यों से बहुत नजदीकी संबंध रखने से बचना चाहिए। जज के करीबी रिश्तेदार अगर वकील हैं तो वे उस जज की कोर्ट में पेश नहीं होंगे, जैसे बेटा, बेटी, दामाद, बहू या कोई नजदीकी रिश्तेदार। अगर जज का कोई रिश्तेदार वकील है तो वो जज के घर यानी ऑफिशियल रेजिडेंस से प्रोफेशनल काम नहीं करेगा। जज को अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों को अपने पद का लाभ नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं सुनना चाहिए जिसमें उसके परिवार, रिश्तेदार या करीबी व्यक्ति का हित जुड़ा हो। जज अपने फैसले से बोलता है, उसे सार्वजनिक बहस से राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। जज को कोई गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी नहीं स्वीकार करनी चाहिए। जज को ऐसी कंपनी के शेयर निवेश नहीं रखने चाहिए जिससे जुड़े मामले की वो सुनवाई कर सकते हैं। जज को व्यापार या बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहिए। फंड कलेक्शन से
जुड़े काम में शामिल नहीं होना चाहिए। किसी सार्वजनिक संस्था से ऐसा लाभ नहीं लेना चाहिए जो आम नागरिकों की तरह उपलब्ध न हो। सवाल है कि राजस्थान के मामले में जो हुआ है, क्या वहां के अन्य वकीलों के लिए भी वही व्यवस्था है कि नियमों में बदलाव करके कथित रूप से कम अनुभव होने के बावजूद किसी को सुप्रीम कोर्ट में राज्य की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया जाए। कहा गया था कि जज को अपनी गरिमा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। जज हमेशा याद रखें कि वो जनता की नजर में है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इन बातों को हमारे मिलाडों को याद दिलाएंगे। एक तरफ अदालतों से लगातार ऐसे संकेत आ रहे हैं जो संदेह पैदा करते हैं, और इन सब का सबसे बड़ा नुकसान प्राथमिक रूप से भले ही विपक्षी पार्टियों और विपक्ष के नेताओं को होता हुआ दिखे, लेकिन याद रखिए इसका आखिरी नुकसान अंतिम दंश देश की जनता को झेलना है। याद रखिएगा, ताली दोनों हाथों से बजती है और एक हाथ से जो बजता है उसे तमाचा कहते हैं। बाकी तमाचा कौन मार रहा है, कौन खा रहा है, यह बताने की जरूरत तो है नहीं। इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।